गुड इवनिंग व्यूअर्स। शुरू में ही मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि वैसे हमने डिसाइड किया था पिछली बार कि हम इस बार जो है वो डिप्रेशन नाम की बीमारी, जिसको कहा जाता है कि डिप्रेशन भी एक बहुत बड़ा रोग है, उसको कवर करेंगे। तो लेट मी क्लैरिफाई कि कुछ लोगों, बल्कि काफ़ी लोगों का ये डिमांड था कि हिंदी में अगर इसको कवर किया जाए तो ज़्यादा लोगों को समझ आएगा, इसलिए हम इस तरह मिक्स करने की कोशिश करेंगे कि हमारी रीच आउट सबको हो सके। डिप्रेशन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा कि मेरा अपना मानना ये है कि डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं है। ये मैं इसको हमेशा ये कहता हूँ कि इट्स ए सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी। अपने ऊपर आ बैल मुझे मार करने वाली बात है कि हमारी कुछ आदतें होती हैं, जैसे कि टेंशन करना, चिंता करना, और यही बातें जब बढ़ जाती हैं तो वो डिप्रेशन का रूप ले लेती हैं। यहाँ तक भी बहुत आसानी से इसको हम काबू कर सकते हैं, लेकिन डिप्रेशन के आगे की जो स्टेज है, जो जिसको इंसैनिटी, पागलपन कहा जाता है, वो स्टेज जो है थोड़ी खतरनाक हो जाती है। उसमें फिर काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये जानने की कोशिश करते हैं कि डिप्रेशन हम कैसे पहचाने कि कोई आदमी डिप्रेशन में जा रहा है। उसके बाद हम उनके कारणों का भी विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। इतना लंबा टॉपिक है, एज आई टोल्ड यू, कि सब कुछ कहना मुश्किल है, पर मोटे मोटे पॉइंट्स को कवर करेंगे। जो दिखाई देता है शुरू में, जो मरीज जो होता है वो इरिटेट बहुत ज़्यादा होता है, छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाता है, इरिटेट होता है, या रोने लगता है, या आइसोलेशन में चला जाता है। वो सबसे मिलना जुलना पसंद नहीं करता, लाइट जो है उसको अच्छी नहीं लगती, वो अंधेरे में बैठना पसंद करता है। इस तरह की जो चीज़ें, सिम्टम अगर आने लगे कि जो आदमी सबसे हंसता मिलता था और वो सडनली आइसोलेशन में जा रहा है, तो उसका कोई कारण है, उसके पीछे हमें उसका देखना चाहिए कि हम उसको किस तरह से मदद कर सकते हैं। इफ एट ऑल इस कंडीशन को अगर बीमारी का नाम दिया जाए, तो मैं आपके साथ एक बात बड़ा खुल के शेयर करना चाहूँगा कि क्या नाम है उसको, क्या कहते हैं हम, काउंसलिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा कामयाब है इसमें। जो भी इंसान है, जो अगर आपको लगता है कि डिप्रेशन में जा रहा है, तो काउंसलिंग की जाए, उसको पॉजिटिविटी की तरफ ले जाया जाए, उसके सामने वो चीज़ें ना आए, बार बार उनका जिक्र ना आए जिसको देख के, जिसकी वजह से वो हमें पता चले कि डिप्रेशन में गया है। अब अगर वजहों पे आ जाएं, तो वजह पे अगर हम आ जाएं तो ये समझिए कि लॉस इन लव या लॉस ऑफ सम नियर एंड डियर वन, किसी के घर में कोई, किसी के फादर की या मदर की या भाई की या बहन की या पत्नी के लिए पति की, इस तरह से किसी को खो दिया है हमने। अभी कोरोना टाइम गया है, बहुत लोग डिप्रेशन के केस आ रहे हैं। किसी का बिजनेस में लॉस हो गया, किसी ने धोखा दे दिया। धोखा वैसे कभी बहुत सारे साइकोलॉजिकल भी कारण हैं, क्लिनिकल कारण भी हैं, और फिजियोलॉजिकल कारण भी हैं, और सोशल कारण भी हैं, जिससे हमें धोखा मिलता है। हम जो चाहते हैं, उम्मीद करते हैं लोगों से कि वो हमारे साथ कैसा व्यवहार करें, हमारे उस हद तक वो लोग नहीं पहुंच पाते, और कुछ लोग इतने सेंसिटिव होते हैं कि वो डिप्रेशन में जाने लगते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि अगर इस तरह की बीमारी का कुछ सामने आए कि कोई आदमी इस तरह की प्रॉब्लम में स्लिप कर रहा है, तो उसको पहले तो यही बताया जाए कि भाई इस तरह की सोच से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जब हमारी सोच नेगेटिविटी की तरफ जाती है तो हमारी सोचने की क्षमता, हमें सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना है, प्रॉब्लम ओरिएंटेड नहीं होना। तो इस बात को अगर ध्यान में लेकर चला जाए तो हम उस मरीज को ये समझाएं कि भाई समस्या का समाधान करो, ओपन आउट। ऐसा मरीज जो है वो आइसोलेशन में जाता है का मतलब क्या है कि वो बातचीत करना छोड़ देता है। वो ये भी नहीं बताएगा कि उसके अंदर उसको फीलिंग क्या हो रही है। और किसी भी काउंसलर के पास या किसी भी डॉक्टर के पास जब उस मरीज को ले जाया जाता है, क्योंकि अगर हम साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं जो कन्वेंशनल मेडिसिन है, तो उनका जो मैंने बाय एंड लार्ज देखा है, मैं उसको ये नहीं कहता कि वो गलत है, क्योंकि उनकी भी मजबूरी होती है कि वो और क्या करेंगे, तो वो सेडेशन की तरफ ले जाते हैं कि वो उसका ध्यान वहां से हटाने के लिए। किसी के पापा की या मम्मी की या किसी रोड एक्सीडेंट में अनटाइमली डेथ हो गई है, तो उसको वहां से निकालने के लिए उनके पास एक ही तरीका है
कि वो उसको सेडेशन पे डालें। और एक बार सेडेशन में जाने के बाद ये आप सब लोग इस बात को स्वीकार करेंगे कि सेडेशन में गया आदमी तो उसको बाहर नहीं सेडेशन से लाया जाएगा और वो अपने ट्रू सेल्फ में कभी आ ही नहीं पाएगा, तो रोग का निवारण का कोई वजह नहीं निकल पाएगी। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि क्योंकि टॉपिक बड़ा है और मैं अपने व्यूअर्स के साथ, जैसा आपको पता है कि हमने अपना जो हमारा जो संस्था है अंतरंग वेलनेस प्रोग्राम में हम लोग एक्यूपंक्चर भी करते हैं और एक्यूप्रेशर भी करते हैं। एक्यूपंक्चर जो है वो सुई चुबा के और किया जाता है, और एक्यूप्रेशर में हम सिर्फ रिफ्लेक्स पॉइंट को तलवे और हथेलियों में या फेस पे कुछ पॉइंट होते हैं उन पर प्रेशर दे के निवारण करते हैं। मेरा प्रयास होगा कि मैं दोनों तरह के आपको पॉइंट्स शेयर करूं, और ये मैं आपको बता दूं कि मैं जो एक्यूपंक्चर के पॉइंट शेयर भी करूंगा, एक्यूपंक्चर को घर में करने का कभी प्रयास नहीं करना है, पर हाँ उन प्रेशर पॉइंट्स को जो मैं आपके साथ यहाँ शेयर करूंगा एक फोटो के माध्यम से, उस पर आप प्रेशर अपनी उंगली से दे सकते हैं, या कोई पतली कोई प्रोब हो, जिससे ये भी काफी मोटा है, पतली प्रोब है, उससे हम नेक्स्ट टाइम मैं आपको वो प्रोब भी दिखा दूंगा कि किस तरह का प्रोब हो सकता है। अदरवाइज किसी अच्छे एक्यूपंक्चरिस्ट जो है उसकी सहायता लेके, क्लिनिकल एक्यूपंक्चरिस्ट होते हैं, उसको किया जाए, क्योंकि एक्यूप्रेशर के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। पर मैंने ये देखा है कि न्यूरोलॉजिकल जो बीमारियां होती हैं, जैसे पैरालिसिस है, कोमा है, फिट्स हैं, डिप्रेशन है, इंसोम्निया है, इंसोम्निया का तो फिर भी ऐसे प्रेशर पॉइंट हैं जो कि वो, या डिप्रेशन में भी आराम आता है, ऐसा नहीं है कि आराम नहीं आता, पर उसका जो है हम हाथ से भी कर सकते हैं। पर अगर हमको कोई एक्सपर्ट मिल जाए तो वाह है कि बहुत जल्दी, मतलब आप ये भी मान सकते हैं कि एक जो सेशन होता है मेरे हिसाब से एक्यूपंक्चर वालों का, वो 21 डेज का होता है, और हम लोगों के जो है 15 मिनट से लेके 20 मिनट या हो सकता है 25-30 मिनट भी लगे, पर सेशन 15 से 20 सेशन हमारे भी लगते हैं। तो जो आपको, जिसको फोबिया है वो एक्यूपंक्चर का इलाज छोड़ के एक्यूप्रेशर करवा सकता है, और जिनको नीडल फोबिया नहीं है वो एक्यूपंक्चर से भी करवा सकते हैं। मैं क्विकली आपको एक चार्ट दिखाऊंगा जिसमें मैंने ये प्रेशर पॉइंट्स मार्क किए हुए हैं कि यहाँ से मैं शुरू करता हूँ। ये जो है हाथ का जो है, यहाँ पर LI4 प्रेशर पॉइंट है, अगली बार हम और इसको डिटेल में बताएंगे, इससे हम क्या इसको कहते हैं और वो सब पॉइंट देख लीजिए। ये GV24 है, 24.5, जिसको थर्ड आई भी कहते हैं यहाँ पर। इसके बाद LV3 है, जो मैंने पहले आपको बताया था कि स्ट्रेस बस्टर पॉइंट है और इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है, और स्ट्रेस बस्टर पॉइंट नेक्स्ट टाइम डील करूंगा। ये CV27 है, ये GB20 है जो यहाँ सिर के पीछे स्कल के नीचे होता है। उसके बाद B38 है, इधर ST36 है। ये सारे पॉइंट जो है ना ये यहाँ पर डिफाइंड हैं, और आप इनको देखिए। और नेक्स्ट टाइम मैं इसको, और क्योंकि अब टाइम खत्म हो रहा है, ये बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, फिर अपलोड करना मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम जो लोगों को ये पसंद आए वो इसको शेयर या सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे ऑटोमेटिकली आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और ये जो फोटो हम जूम कर रहे हैं इसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, जिससे कि आपको बहुत क्लियरिटी के साथ पढ़ा भी जाएगा। थैंक यू सो मच।